आप लोगों को दिखाएंगे कि एनसीईआरटी बुक से किस तरह से क्वेश्चन हम लाइन बाय लाइन रहता है और किस तरह से ये पूछता है। मैं इसको आज प्रूफ मैं बताऊंगा। ठीक है, तो हम पोषण के बारे में जानकारी लेते हैं कि पोषण किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये देखिए क्लियर है। ये देखिए, ये पहले देखिए, यहाँ लिखा हुआ है सजीवों के द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं उसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। तो आराम से हो जाएगा। पोषण, पोषण किसे कहते हैं? सजीवों के द्वारा, सजीवों के द्वारा भोजन ग्रहण करने की विधि को पोषण कहते हैं। हम इसी तरह नोट्स बनाएंगे कि सजीवों के द्वारा, यहाँ क्लियर लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप कि सजीवों के द्वारा, यहाँ मैंने अंडरलाइन किया कि सजीवों के द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं उसके उपयोग की विधि को हम पोषण कहते हैं। इसी तरह क्वेश्चन आएगा कि पोषण किसे कहते हैं या सजीवों के द्वारा भोजन करने की विधि को क्या कहते हैं। तो नीचे में रंग बिरंग का होगा, स्वपेशी, परपोषी, पोषक, इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक, ऐसे रहेगा। तो वो हो जाएगा कि पोषण। अब होता है कि स्वपोषण किसे कहते हैं? स्वपोषण, स्वपोषण हम आज जो है सो एक चैप्टर का हर पॉइंट उठाऊंगा और देखिए कोई पॉइंट नहीं छोड़ेंगे। यहाँ देखिए ये अंडरलाइन किया हुआ है, ये देख सकते हैं अंडरलाइन किया हुआ है कि स्वपोषण, देख रहे हैं कि पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना स्वयं को संश्लित करते हैं उसे स्वपोषण करते हैं। मतलब स्वयं को संश्लित करते हैं, यानी स्वयं को वो जो है सो बना सकता है, मतलब कि भोजन बना सकता है, कहने का ये मतलब। तो मतलब क्या हो जाएगा यहाँ कि पोषण की वह विधि, पोषण की, हम आज वो पढ़ाई करवाना चाह रहे हैं आप लोगों को कि पढ़ते पढ़ते आपको सारा याद आ जाए। एनसीईआरटी का झंझट ही खत्म। पोषण की वह विधि, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लिष्ट करते हैं, स्वपोषण करते हैं। ओके, हो गया। स्वपोषण किसे कहते हैं ये क्लियर हो गया कि पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं को बना लेता है वो स्वपोषण कहते हैं, और ऐसे पादपों को स्वपोषी कहते हैं। ओके, ये क्लियर हो गया। अब है कि जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव जो है, ये दोनों क्लियर हो गया ना, पोषण और स्वपोषण। अब आगे जाएंगे हम। अब है कि जीव पादपों के संश्लेषित भोजन ग्रहण, जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करता है। ठीक है, अब आता है कि देखिए, पहेली जानना है तो पूछो कि पादपों की तरह हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज भोजन स्वयं क्यों नहीं बनाता है। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन निकल के आता है कि पादपों की खाद्य प्रक्रिया कहाँ होती है। देखते हैं, तो यहाँ क्वेश्चन बन के आता है। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आता है कि हम पूछ सकते हैं कि पादपों की खाद्य प्रक्रिया कहाँ होती है, क्या भोजन पादप के सभी भागों में निर्मित होता है अथवा केवल कुछ भागों में होता है। पादप अपना परिवेश से कच्ची सामग्री प्रकार को उत्पन्न करता है। पत्तियों में पादप की खाद्य प्रक्रिया होती है। तो इस टाइप की यहाँ क्वेश्चन आएगा
की, ऐसे आएगा कि पादप की खाद्य फैक्ट्रियाँ कहाँ होती है। ओके, ऑप्शन जैसे होगा जड़, दूसरा में ऑप्शन होगा तना, तीसरा में होगा पत्तियाँ, चौथा में होगा आपको बीज, पांचवा में होगा एक से अधिक। ओके, तो पादप की खाद्य फैक्ट्रियाँ कहाँ होती है, यही है ये क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन जो है सो मतलब कि लोग कहता है कि लाइन से कैसे उठाता है, मैं इस बात पर आज जिक्र कर रहा हूँ। तो यहाँ क्लियर है, देखिए कि पत्तियों में पादप की खाद्य फैक्ट्रियाँ होती है। देखिए पत्तियों में पादप की खाद्य फैक्ट्रियाँ होती है, तो क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा पत्ती। तो एक क्वेश्चन बन गया। तीन क्वेश्चन मैंने बता दिया कि पोषण किसे कहते हैं, स्वपोषण किसे कहते हैं, इसके बाद पत्तियों में खाद की फैक्ट्रियाँ कहाँ होती है। तो पत्तियों में खाद की फैक्ट्रियाँ कहाँ होती है, तो पादपों में खाद की फैक्ट्रियाँ तो वह पत्तियों में होती है। यहाँ तक क्लियर हो गया। मैं आज आप लोगों को जो ये बता रहा हूँ कि थोड़ा वीडियो लंबा हो जाए, लेकिन होता क्या है कि हम नोट्स एनसीईआरटी से डरते हैं, ठीक है, लेकिन उसको बार बार पढ़ने के बाद उसको अंडरलाइन कीजिए, और इस तरह से अंडरलाइन कीजिए और इसके बाद पढ़िए, आपको तुरंत हो जाएगा। अब है कि इस साइड उल्टा लेते हैं। रंध्र किसे कहते हैं, रंध्र। तो यहाँ है, देख सकते हैं, यहाँ पढ़िए, तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। पत्ती की सतह में उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड में प्रवेश करती है, ठीक है। इस रंध्र कोशिकाओं द्वारा घिरे थे, इसी छिद्रों को हम रंध्र कहते हैं, देख सकते हैं, ये पूरा क्लियर लिखा हुआ है। अब आता है कि क्लोरोफिल किसे कहते हैं, क्लोरोफिल क्लोरोफिल होता है कि पत्तियों में हरा वर्णक को क्लोरोफिल कहते हैं। आप देख सकते हैं यही है ये चीज। ऐसे ही पूछता है कि क्लोरोफिल किसे कहते हैं। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, यहाँ देख सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया कि पत्तियों में हरा वर्णक को क्लोरोफिल कहते हैं। हम पॉइंट बाय पॉइंट उठा रहे हैं, हर यानी हर जगह से जो है सो उठा रहे हैं। अब यहाँ देखिए एक चीज ये होता है, देखिए कोशिका किसे कहते हैं। अब होता है क्लोरोफिल हो गया, अब होता है कोशिका किसे कहते हैं। कोशिका तो सजीवों के द्वारा सूक्ष्म इकाई से बनता है जिसे हम कोशिका कहते हैं। शरीर की सूक्ष्म इकाई को क्या कहा जाता है, ऐसे आएगा क्वेश्चन। शरीर को, क्लोरोफिल के बारे में जानकारी हो गया ना आपको कि पत्तियों के हरा वर्णक को क्लोरोफिल कहते हैं। अब आएगा जैसे क्वेश्चन आता है कि शरीर की सूक्ष्म इकाई को
कहा जाता है, इसका ऑप्शन रहेगा कोशिका, ओके, दूसरा में रहेगा उत्तक, तीसरा में रहेगा आपको अंग। देखिए कैसे क्वेश्चन बनाता है मैं ये बता रहा हूँ, और चौथा में रहेगा जीन। तो शरीर के सूक्ष्म इकाई को कहा जाता है, यानी क्या कहा जाता है, ये चीज आपको ऐसे क्वेश्चन पूछता है आपको एनसीईआरटी से, जहाँ तक कि पूछता है, लोग बोलता है कि हम चैप्टर से लाइन से उठाया गया है। तो आप देख सकते हैं कि ये कोशिका की भाग है, देखिए कोशिका की भाग है। तो इसमें क्या है कि शरीर की सूक्ष्म इकाइयों से बनता है जिसे हम कोशिका कहते हैं। क्लियर है? शरीरों का सूक्ष्म इकाइयों से जो बनता है जिसे हम कोशिका कहते हैं। क्लियर है ना? तो इसी तरह इसका क्या हो जाएगा, कोशिका। शरीर की सूक्ष्म इकाई को क्या कहा जाता है, तो कोशिका कहा जाता है। तो इसी तरह से एनसीईआरटी का बुक में निकलता है। अब फिर जो है, अब देखिए यहां आता है कि कोशिका एक सूक्ष्म बाह्य संरचना के द्वारा घिरी होती है। राइजोमन से घिरी रहती है, केंद्रक से घिरी रहती है, कोशिका द्रव से घिरी रहती है, कोशिका झिल्ली से घिरी रहती है। तो मैं तुरंत उठाऊंगा एनसीईआरटी का बुक और देख सकते हैं। देखिए यहाँ क्या है कि कोशिका एक पतली बाह्य संरचना के द्वारा घिरी होती है जिसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका एक पतली बाह्य संरचना के द्वारा घिरी रहती है जिसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा आंसर, कोशिका झिल्ली। कोशिका एक सूक्ष्म बाह्य संरचना के द्वारा घिरी रहती है जिसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। फिर यहाँ से देखिए एक क्वेश्चन बना, दो क्वेश्चन बना, फिर तीसरा आएगा कि केंद्रक किसे कहते हैं। तो केंद्रक में ऐसे ही आ जाएगा। तो इसमें केंद्र में स्थित एक सुपुष्ट संरचना भी होती है जिसे हम केंद्रक कहते हैं। केंद्रक किसे कहते हैं? तो केंद्र में स्थित एक सुपुष्ट संरचना भी होती है जिसे हम केंद्रक कहते हैं। अब होता है कि कोशिका द्रव किसे कहते हैं। देखिए यहाँ फिर से है, कोशिका द्रव कहते हैं। कोशिका द्रव किसे कहते हैं? तो क्या है कि केंद्रक के चारों ओर जेली के समान एक पदार्थ से घिरा होता है जिसे हम कोशिका द्रव कहते हैं। जैसे यहाँ जो है सो इसी का आपको ऐसे करके आ जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, कि केंद्रक के चारों ओर से जेली के समान एक पदार्थ से घिरा होता है। यहाँ आएगा कोशिका द्रव, दूसरा में केंद्रक, तीसरा में आ जाएगा कोशिका, फिर आएगा चौथा में कोशिका झिल्ली। ऐसे क्वेश्चन आता है तो हमको तुरंत याद आ जाएगा, और हम जो है सो देख सकते हैं यहाँ निकालेंगे। और देखिए केंद्रक के चारों ओर जेली के समान एक पदार्थ से घिरा होता है जिसे हम कोशिका द्रव कहते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा आंसर, कोशिका द्रव। केंद्रक के चारों ओर से जेली के समान एक पदार्थ से घिरा होता है जिसे हम क्या कहते हैं, तो कोशिका द्रव कहते हैं। तो ये यहाँ तक तो पूरा क्लियर हो गया। हम जो है सो समझे क्या क्या, हम समझे हैं कोशिका सजीवों का शरीर सूक्ष्म इकाई से बनता है जिसे हम कोशिका कहते हैं। सजीवों के शरीर के सूक्ष्म इकाई
क्या होता है, तो वो कोशिका होता है, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन मैंने समझा कि कोशिका के एक पतली बाह्य संरचना के द्वारा घिरा रहता है, क्या कहता है, तो वो होता है कोशिका झिल्ली, बाह्य संरचना के द्वारा घिरे रहते हैं, 2 क्वेश्चन। तीसरा कि एक इस केंद्र में सुपुष्ट संरचना भी होती है जिसे हम केंद्रक कहते हैं। 1 2 3 क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन हो गया कि केंद्रक के चारों ओर समान एक पदार्थ से घिरा होता है जिसे क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं कोशिका दर्भ। ये पांचों को पांचों क्लियर हो गया। चलिए भैया कोई बात नहीं, तो हम ऐसे करके ही बनाएंगे जो कि हमको एक पॉइंट भी छूटेगा नहीं, क्योंकि आजकल जो होता है कि ऐसे बीच में से उठाता है। तो आप लोग भी ऐसे ही अंडरलाइन कर लीजिए, जो अच्छा रहेगा अंडरलाइन कर लिए। यहाँ है ना, पत्तियों के हरा वर्णक को क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक है, अब है कि पौधा जो है सो सूर्य प्रकाश कैसे लेता है। पौधा सूर्य प्रकाश कैसे लेता है, तो किसके माध्यम से लेता है, तो वह क्लोरोफिल के माध्यम से जो है सो सूर्य प्रकाश लेता है। और किसकी सहायता से लेता है, तो क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश जो होता है, सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल पत्तियों के द्वारा लेते हैं। ओके, देखिए यहाँ क्लियर लिखा हुआ है ना कि क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश का ऊर्जा ग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। ओके, तो सब कुछ तो इसी में है, कहीं दूसरी जगह थोड़े है, इसी में है, सब रहता है, सब इसी को घुमाता रहता है, हमेशा जो है सो घुमाता रहता है, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है ना, तो हो गया कि क्लोरोफिल कैसे लेता है सूर्य के प्रकाश, पौधा कैसे लेता है, तो क्लोरोफिल के माध्यम से लेता है और पत्तियों के द्वारा वो लेता है। अब होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या चीज आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण जो होता है, प्रकाश संश्लेषण जो पौधा लेता है, मैं करीब पढ़ रहा हूँ। देखिए मैं आप लोगों को यहाँ तक चले आए, क्लोरोफिल तक आ गए, तब उससे नीचा ले रहे हैं, मतलब कि कोई चीज़ छूटना नहीं चाहिए। मैं हर पॉइंट को दे लूँगा, ऐसे करके लूँगा, फिर ऐसे लूँगा, कुछ ये ख़त्म हो जाएगा। तो इस टाइप का यदि हम पढ़ेंगे तो हमको कहीं से कोई चीज़ छूटेगा नहीं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक क्या चीज़ सब होता है, तो होता है वह सूर्य का प्रकाश। क्या होता है, सूर्य का प्रकाश। ठीक है, दूसरा में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा अच्छा, यदि थोड़ा इथी भी हो जाए तो इतना मिला के नहीं हमको अभी लिखना है। तीसरा हो गया जल, चौथा हो गया क्लोरोफिल। क्लियर हो गया कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यकता होती है बाबू, तो सूर्य का प्रकाश आवश्यकता होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होता है, जल की आवश्यकता होता है, और क्या चीज का होता है, तो वो क्लोरोफिल कर सकते हैं। ये 4 रहता है जिसके द्वारा पादप जो है वो भोजन बनाता है। तो ये चीज तो क्लियर हो गया ना कि प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता है सूर्य की प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्लोरोफिल।
चलिए आगे चलते हैं। अब होता है क्या कि पत्ती के अतिरिक्त क्लोरोफिल यदि कोई चीज में रहे तो उससे जो है सो आपको वो सूर्य के प्रकाश से, मतलब कि क्लोरोफिल के माध्यम से, मतलब मेरा ये कहना है कि पत्तियों के अतिरिक्त पादप के दूसरे हरे भागों एवं हरे तना के शाखाओं में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। जैसे कि पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति से प्रकाश संश्लेषण का संपन्न होना दिखता है। मरुस्थलीय पादप जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण, मरुस्थलीय पादपों में क्या होता है तो वो प्रकाश संश्लेषण ज़्यादा होता है। तो आप देख सकते हैं ये सारा चीज़ यहाँ बताया गया है। स्टार्च के माध्यम से प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रम दिखाता है। ये देखिए पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम को दिखाता है। पत्तियों के अतिरिक्त जानकारी रहना जरूरी रहता है। जब हम किताब का पूरा देखते हैं ना तो कहीं से कोई चीज़ छूटना चाहिए। पत्तियों के अतिरिक्त पादपों के दूसरे भाग में भी पादपों के भागों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण का संपन्न होना दिखाता है। और मरुस्थलीय पादपों में प्रकाश संश्लेषण ज्यादातर तना में होती है। जैसे मरुस्थलीय पादप जो होता है, मरुस्थलीय पादप जो होता है, पादप वहाँ आपको मरुस्थलीय पादप जो होता है ना उसमें आपको प्रकाश संश्लेषण ज़्यादातर कहाँ होता है तो मरुस्थलीय पादप में प्रकाश संश्लेषण ज़्यादातर तना में होता है। कहाँ होता है तो तना में होता है। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछ देगा इसमें, पत्तियों के अतिरिक्त पादपों के दूसरे भाग में भी प्रकाश संश्लेषण होता है, ठीक है, और स्टार्च के माध्यम से स्टार्च की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रम संपन्न दिखाता है, कोई दिक्कत नहीं है। और बात रहता है कि क्वेश्चन कैसे आता है, यहां तक तो क्लियर हो गया। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि मरुस्थलीय पादपों में प्रकाश, मरुस्थलीय पादपों में प्रकाश संश्लेषण ज्यादातर होता है। कहाँ होता है पत्ती में, ऐसा आ जाएगा पत्ती में, तना में, जड़ में, फूल में, ऐसे ही आएगा क्वेश्चन जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मरुस्थलीय पादपों में प्रकाश संश्लेषण ज्यादातर कहाँ होता है। ऐसे ही क्वेश्चन आता है कि
जैसे ये क्वेश्चन इससे उभर के आया कि मरुस्थलीय पादपों में प्रकाश संश्लेषण जो है सो मतलब कि ज़्यादातर कहाँ होता है, तो मरुस्थलीय पादपों में प्रकाश संश्लेषण ज़्यादातर आपको तना में होता है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक तो मेरा क्लियर हो गया, देख सकते हैं कि यहाँ तक क्लियर हो गया मेरा, मतलब कि कहा जाना चाहिए तीन पेज तक क्लियर हो गया, पूरा 3 पेज तक आपको क्लियर हो गया है। अब यहाँ लास्ट आपको दिखाई दे रहा है कि लास्ट में यहाँ है कि शैवाल किसे कहते हैं, देख रहे हैं, शैवाल कहते हैं, शैवाल कहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमको इस टाइप की यदि कोई अक्षर थोड़ा मतलब कि गाढ़ा हो और थोड़ा ये मतलब कि बड़ा दिखे अक्षर, तो उसको सबसे पहले अंडरलाइन कर लेना चाहिए, और क्योंकि वो बहुत ही अच्छा होता है। तो यहाँ क्लियर दिया गया है कि बात होती है शैवाल की, तो गीली दीवारों पर तालाब अथवा ठहरे हुए जलाशय में हरे अवतंग की पंक्ति को कहते हैं। गीली दीवारों पर तालाब, गीली दीवारों तालाब अथवा ठहरे हुए, मतलब गीली जो दीवार रहता है उस पर आप देखते हुएगा कि मैं बता रहा हूं कि मैं दिखा रहा हूं आपको कि गीली दीवार वो गीली दीवारों पर आप देखते हुएगा कि एक हरा कलर का जो है सो ऐसे ऐसे करके हो जाता है कि, या आप कहीं ठहरा हुआ पानी रहता है तो उसमें भी आप देखते हुएगा कि हरे रंग का अवपंखी उग जाता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, तो शैवाल कहते हैं। क्या कहते हैं, तो शैवाल कहते हैं। इसी तरह यहाँ हो जाता कि क्या जीवाणु कहते हैं, क्या कवक कहते हैं, ऐसे करके क्वेश्चन आएगा कि गीली दीवारों पर तालाब अथवा ठहरे हुए जलाशय में हरे अवपंखी को क्या कहते हैं, जीवाणु कहते हैं, कवक कहते हैं, विषाणु कहते हैं, शैवाल कहते हैं। तो हम आराम से कह देंगे कि शैवाल कहते हैं, शैवाल कहते हैं। तो शैवाल का ये बहुत भी है, और ऐसे पूछता है कि गीली दीवारों पर तालाब अथवा ठहरे हुए जलाशय में हरे अवपंखी को क्या कहते हैं, तो शैवाल कहते हैं। याद आ गया आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि देखिए अब आता है कि शैवाल जो रहता है कहीं, जैसे कि इस दीवार, जैसे ये दीवार है, ठीक है, ये दीवार है, ये दीवार है सपोज दैट, और यहाँ अब पंखी लग गया, ठीक है, तो वो खाता है पीता है कैसे, तो वो भी आपको शैवाल भी जो होता है, शैवाल तो शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही भोजन बनाता है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही
संश्लेषण के द्वारा ही भोजन बनता है, द्वारा ही भोजन बनाता है। तो शैवाल के बारे में तो सबसे पहले जानकारी कर लें कि हरे रंग का जो रहता है वो आपको गीली दीवारों तथा तालाब में ठहरे हुए हरे रंग का अब पंखी रहता है, जिसे कि हम शैवाल कहते हैं। और शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही भोजन बनाता है, वो स्वयं भोजन बनाता है, आप लोगों को जानकारी है। और शैवाल में भी क्लोरोफिल होता है, शैवाल जो होता है शैवाल में भी क्लोरोफिल होता है। और आप देखिएगा कि कहीं भी शैवाल होता है तो वो आपको हरे रंग का दिखाई देगा। किस रंग का दिखाई देगा? तो हरे रंग का दिखाई देगा, जिसके कारण वो हरे रंग का दिखाई देता है, क्योंकि वो क्लोरोफिल रहता है। तो क्लोरोफिल रह गया तो क्लोरोफिल के माध्यम से आपको आराम से वो भोजन बना लेगा। तो शैवाल के बारे में मुझे जानकारी हो गया कि दीवार और वो ठहरे हुए पानी पर जो जमा रहता है वो हरे रंग का अवपंखी रहता है, जिसे हम शैवाल कहते हैं। और शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाता है, और शैवाल में क्लोरोफिल रहता है, इसी कारण वो हरे रंग का दिखाता है। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे क्या रखा है देखिए, आपको मैं दिखा रहा हूं कि आगे दिख रहा है कि पादपों में कार्बोहाइड्रेट का अतिरिक्त खाद्यों का संस्करण रहता है। तो इसके बारे में भी जानकारी कर लेंगे कि प्रोटीन क्या है। तो एक नाइट्रोजन पदार्थ है। प्रोटीन क्या है? तो एक नाइट्रोजन पदार्थ है। तो यहां सब सारा खत्म हो गया। कार्बोहाइड्रेट में पाए जाने वाला संघटक नहीं है तो वो नाइट्रोजन है। कार्बोहाइड्रेट में पाए जाने वाला संघटक नहीं है तो नाइट्रोजन है। और कार्बोहाइड्रेट कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से बनते हैं। अब आता है कि लास्ट में आ रहा है कि अमरबेल के बारे में हम जानकारी करेंगे और लाइकेन के बारे में जानकारी करेंगे। दो ही चीज हो गया है अब बस, और अमरबेल और एक लाइकेन। इसके बाद ये चैप्टर देख सकते हैं कि चैप्टर जो है सो सारा खत्म हो गया। ये लाइकेन हो गया, सजीवी संबंध के बारे में। मृतजीवी तो वो तो जानती ही है, तो उसका जनन, कवक, फंजाई सब के बारे में देख लेंगे और ये कहानी खत्म हो गया। तो मेन इसमें अब रह गया कि आप जो है सो अमरबेल और कवक। तो सबसे पहले हम अमरबेल के बारे में जानकारी करते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा रहता है। और वो जो है ना, वो बराबर जो है सो आपको इससे एग्जाम में आता है। अमरबेल के जाने में जानकारी करेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि अमरबेल जो होता है वो किस प्रकार की पोषण प्रणाली का प्रयोग करता है। अमरबेल जो होता है, अमरबेल जैसे ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा कि अमरबेल जो होता है, अमरबेल वह किस प्रकार का पोषण प्रणाली का उपयोग करता है। ऐसा क्वेश्चन यदि आ गया तो क्या करेंगे? अमरबेल जैसे यहां आ जाएगा, जैसे सपोज डेट आ जाएगा इथी में विषमपोषी प्रणाली। विषमपोषी प्रणाली जैसे आ जाएगा मृतपोषी प्रणाली, क्योंकि आप देख सकते हैं कि तो विषमपोषी प्रणाली, मृतपोषी प्रणाली, सुपोषण प्रणाली, इनमें से कोई नहीं है जो ऐसे आएगा। तो उसमें क्या हो जाएगा? अमरबेल वो किस प्रकार की पोषण प्रणाली का उपयोग करता है? तो वह जो है सो विषमपोषी प्रणाली का उपयोग करता है। किस प्रकार का उपयोग करता है? तो वह आपको विषमपोषी प्रणाली का अमरबेल जो है सो आपको उपयोग करता है।
ठीक है। अमरबेल जो है सो किस प्रकार का प्रणाली का प्रयोग करता है, तो वो विषमपोषी प्रणाली का प्रयोग करता है। वो हमेशा रखिएगा कि विषमपोषी प्रणाली मतलब ये हुआ कि अमरबेल जो है सो अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करता है जिस पर वो आरोहित होता है, वो पादप का परपोषी कहलाता है। मतलब कि सपोज डैट कोई वृक्ष पर, ऐसे देखिएगा कि अमरबेल कैसे होता है, मैं दिखा रहा हूं आपको। देखिए यही है अमरबेल की पौधा, ये आप देख सकते हैं, ये अमरबेल है, ये अमरबेल है। और आप देखिएगा कि ये गाछ पर, ये कोई वृक्ष पर जो है सो ऐसे लटका रहता है। तो उसका कारण कहना यह है कि अमरबेल जो है सो उसमें क्लोरोफिल नहीं रहता है, लेकिन वो जो वृक्ष पर रहता है वो जो है सो क्लोरोफिल का प्रयोग करके वो जो भोजन बनाता है, तो उसमें उस पादपों से वो प्राप्त कर लेता है, मतलब कि वो वृक्ष से प्राप्त करता है भोजन। तो यहाँ ये कहना है कि अमरबेल अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करता है जिस पर वो आरोहित होता है, इसी कारण यह विषमपोषी प्रणाली है। अमरबेल के बारे में जानकारी हो गया कि अमरबेल वो भोजन पोषण की प्रणाली है, जैसे कि जो वृक्ष पर रहा, ये जहां रहा उसी पर वो आश्रित हो जाता है और उससे वो प्राप्त करता है, वो खुद नहीं बनाता है। देखते हैं अमरबेल जैसे पादप परपोषी का पोषक, उसमें खुद सारा का सारा इसमें दिया गया है कि देखिए इस अमरबेल का पादप है तो इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करता है जिस पे ये आरोहित होता है, जिस पर ये आरोहित होता है वो पादप का परपोषी कहलाता है। क्योंकि अमरबेल जैसे पादप परपोषी अमूल पोषक से वंचित रहता है। तो ये एक चीज क्लियर हुआ कि अमरबेल किस प्रकार की पोषण प्रणाली है, तो वो विषमपोषी प्रणाली है। और दूसरा इसमें पॉइंट आ गया कि अमरबेल का पादप है जिसमें क्लोरोफिल नहीं रहता। अमरबेल जो है, तो ऐसे पूछेगा कि अमरबेल ऐसे क्वेश्चन आता है कि अमरबेल जो है सो अमरबेल वह पादप है इसमें क्लोरोफिल नहीं रहता, इसमें आ जाएगा कि क्लोरोफिल नहीं होता, क्लोरोफिल नहीं होता। तो ये दो चीज जानकारी हो गया कि अमरबेल आपको पोषण प्रणाली विषमपोषी प्रणाली है और इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है अमरबेल में। अभी हम अमरबेल के ही बारे में जानकारी, तो दो चीज में जो जानकारी हो गया। तीसरा चीज ये जानकारी हो कि अमरबेल जैसे पादप परपोषी का अमूल पोषक तत्व से वंचित रहते हैं, इसे परजीवी भी कहते हैं। परजीवी मतलब दूसरे पर वो आरोहित रहता है। अमरबेल जो है सो भोजन जो प्राप्त करते हैं, अमरबेल अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करता है जिस पर ये आरोहित होते हैं। ओके, तो तीन चीज क्लियर हो गया अमरबेल के बारे में। अमरबेल के बारे में सारा चीज जानकारी हमें मिल गया। चलिए कोई बात नहीं, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अमरबेल जो होता है वो जिस वृक्ष पर रहता है उसी को परपोषी कर लेता है, यानी उसी से वो अपना भोजन बना लेता है। इसमें क्लोरोफिल नहीं रहता है। अब होता है कि ये स्त्री एवं छत्रक होते हैं, उसे हम कवच कहते हैं। अब आए आगे कि कीट भक्षी पौधा किसे कहते हैं।
अब आगे है, देख सकते हैं कि पेज नंबर ये 5 है। यहाँ आता है कि कीटभक्षी पौधा किसे कहते हैं। कीटभक्षी पौधा या पादप कहलाता है। कीटों का भक्षण करने वाले ऐसे पादप को कीटभक्षी पादप कहते हैं। जैसे कीटों को भक्षण करने वाले, जो पूरा इंपोर्टेंट है, मैं लाइन बाय लाइन उठाया हूं इससे। पादप को कीटभक्षी पादप कहते हैं। कीटभक्षी पादप कहते हैं। ओके, कीटों को भक्षण करने वाले जो पादप होते हैं उसे हम कीटभक्षी पादप कहते हैं। ठीक है, जैसे कि इसका कीटभक्षी पादप का 2 उदाहरण, क्योंकि ये बहुत ही कम रहता है, तो 2 उदाहरण मैं देना चाहूँगा। और एक इसमें ये हो गया कि वीनस फ्लाई ट्रम्प, और दूसरा हो गया सॉन्डर्स कीटभक्षी। कीटों को भक्षण करने वाले पादप को कीटभक्षी पादप कहते हैं। एक हो गया वीनस फ्लाई ट्रम्प, और दूसरा हो गया आपको सॉन्डर्स कीटभक्षी। ये चीज क्लियर हो गया कीटभक्षी के बारे में। अब आगे जाएंगे, कवक के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? कवक के बारे में। ठीक है, कवकों को वृद्धि के लिए कौन सा ऋतु सबसे अच्छी परिस्थिति प्रदान करता है? कवकों का जो वृद्धि होता है, कवकों का वृद्धि आपको कहा जाना चाहिए, तो वो आपको वर्षा ऋतु में सबसे ज्यादा वृद्धि होता है उसका। कवक का जो है सो आपको वृद्धि किस में होता है? तो वो वर्षा ऋतु में होता है। एक हो गया कवक के बारे में जानकारी दूँ। दूसरा आप जानकारी लीजिए कि कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। कवक में क्या होता है? क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। कवकों में क्या होता है? तो क्लोरोफिल पाया नहीं जाता है। इसमें बीजाणु समांतर, विषाणु समांतर वायु में होती है। इसके बीजाणु समांतर बीज इसका पोषण प्रणाली जो होता है, इसका पोषण प्रणाली मृतजीवी होता है। पोषण प्रणाली क्या होता है? प्रणाली मृतजीवी होता है। इसका पोषण प्रणाली क्या होता है? तो वो मृतजीवी होता है और ये उष्ण एवं नम परिस्थिति में होता है।
ये उष्ण तथा नम परिस्थिति में भी होते हैं। ये आपको उष्ण तथा नम परिस्थिति में उगते हैं। तो कवक के बारे में जानकारी हो गया मुझे कि कवक जो होता है, आपको कवक का वृद्धि कब होता है, तो वो वर्षा ऋतु में होता है। कवक का वृद्धि कब होता है, तो वर्षा ऋतु में होता है। कवक में जो है सो आपको क्लोरोफिल नहीं होता है। कलर में कवकों में क्लोरोफिल नहीं होता। इसका पोषण प्रणाली जो है वो मृत जीवी होता है और कवकों के बीजाणु वायु में उपस्थित होते हैं। कवक का बीजाणु क्या होता है, कवक का बीजाणु वायु में होता है। वायु में कवक का बीजाणु कहाँ होता है, तो वह वायु में होता है। तो हमें 5 जानकारी मिल गया कि कवकों का वृद्धि किस में होता है, तो वर्षा में होता है। पूरा गांठ बांध लीजिए, कभी मतलब कि बोलने की बात नहीं। कवकों में क्लोरोफिल नहीं हो पाया जाता है। इसका पोषण प्रणाली कवक का मृत जीवी होता है। ये उष्ण तथा नम परिस्थिति में उगते हैं और कवकों का बीजाणु वायु में होता है। यहां तक क्लियर हो गया। अब आता है बात कि लाइकेन किसे कहते हैं। लाइकेन, लास्ट बात, लाइकेन के बारे में समझेंगे हम। लाइकेन तो लाइकेन के बारे में ये बात होता है कि इसमें एक शैवाल होता है और दूसरा कवक। इसमें एक क्या होता है, तो इसमें एक शैवाल होता है। इसमें एक शैवाल होता है। क्या होता है, शैवाल होता है और दूसरा क्या होता है, तो वह आपको कवक होता है। देखिए ये पूरा क्लियरेंस करके दे दिया, मैं दिखा रहा हूं आपको। देखिए यहाँ देखिए लाइकेन के बारे में। लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों की 2 भागीदारी ऐसे ही हम निकालेंगे कि यहाँ कि इसका 2 भागीदारी रहती है। इसमें एक शैवाल होता है और दूसरा कवक होता है। ठीक है, शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। कवक शैवाल को रहने का स्थान देता है एवं पोषक तत्व उपलब्ध करता है। उसके बदले में क्या कहता है, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा खाद्य कवक को देता है। यहाँ देखिए कितना अच्छा है, यानी एक दूसरे पर वो सिंपैथी है कि इसमें एक शैवाल होता है और दूसरा कवक होता है। लाइकेन कैसे मतलब कि रहता है, तो उसमें एक क्या होता है, तो एक शैवाल होता है और दूसरा कवक होता है। सबसे पहली जानकारी, ठीक है ना। कवक में क्या होता है, कवक में शैवाल में क्या है, तो शैवाल में पहले मैं बता दूं कि शैवाल में क्लोरोफिल नहीं रहता है। शैवाल में क्लोरोफिल नहीं रहता है, क्लोरोफिल नहीं होता है। ठीक है, अच्छा से समझिएगा, तुरंत याद हो जाएगा, नहीं होता है। ठीक है, इसमें एक शैवाल होता है, दूसरा कवक होता है। लाइकेन में ये पूरी जानकारी हो गया। दूसरी बात ये है कि शैवाल में क्लोरोफिल नहीं रहता, लेकिन कवक में, जबकि आपको कवक में शैवाल में क्लोरोफिल होता है। सॉरी, शैवाल में क्या होता है, तो क्लोरोफिल होता है और कवक में क्लोरोफिल नहीं होता। गलती हो गई यहाँ। कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। देखिए एक दूसरे का कैसे उत्तक है।
ये एक शैवाल होता है, दूसरा कवक होता है। शैवाल में क्लोरोफिल होता है और कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। इतना तक तो समझ गए। अब उसे आगे समझेंगे। कवक जो है, कवक जो है सो शैवाल को रहने का स्थान देता है।